हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर न्यू सब्जेक्ट दैट इज क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है या फिर लोकतंत्र हमारा क्यों होना चाहिए। तो इसमें हमारे टर्म क्या आ रहे हैं, डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ना है। डेमोक्रेसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र। तो ये जानने से पहले हम लोग डेमोक्रेसी क्या होता है वो जानने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा, लेकिन लेट अस नो कि ये वर्ड कहाँ से आया। हमारा डेमोक्रेसी का जो वर्ड आया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड जो है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से ओरिजिनेट हुआ है और हमारा डेमोक्रेटिया दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज डेमोस एंड वन इज क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है हमारा ग्रीक में पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल। अगर यहां से हम लोग डेफिनेशन देखें ग्रीक के हिसाब से जहां ओरिजिन हुआ था वहां के हिसाब से अगर हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखें तो दिस इज रूल बाय पीपल, यानी जनता के द्वारा शासन, जनता ही शासन करेगी। लेकिन बस इतना का डेफिनेशन हमारा सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। हम लोग बस ये डेफिनेशन रूल बाय पीपल से ही डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे अब्राहम लिंकन साहब आए, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। ये अब्राहम लिंकन साहब का डेफिनेशन है। इसका मतलब जनता, लोग ही डिसाइड करेगी कि उनके ऊपर कौन शासन करेंगे या फिर उनके ऊपर शासन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। तो ये तो हमने बेसिकली देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन क्या है और क्या वो सिंपल डेफिनेशन हमारा सफिशिएंट है या नहीं है। अगर हमारा सिंपल डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगा तो वहीं से हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी निकालेंगे कि डेमोक्रेसी की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वहां से हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तब हम लोग क्लियरली कोई भी एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में फर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का क्या होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके मतलब डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र ऐसा सरकार का फॉर्म है जहां पे हमारे रूलर्स, यानी रूलर्स मतलब शासक, जो शासन करेंगे हमारे ऊपर, जो हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, जो हमारे लिए डिसीजन लेंगे, दे आर इलेक्टेड, उनको चुना जाएगा बाय द पीपल, जनता के द्वारा ही। लेकिन ये हमारा ये सिंपल डेफिनेशन से क्या हो जा रहा है, हमारा जो हमारे मेजर फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको क्लियरली यहां से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हेरिडिटरी किंग होते हैं, राजशाही होता है, मोनार्की जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर डिक्टेटर। डिक्टेटर आप लोगों को पता होगा, तानाशाह। जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, वो क्या हमारा डिक्टेटर है। या फिर कहीं कहीं जैसे हमारे सऊदी अरब हो गए, इन सब जगह में हमारे हेरिडिटरी किंग है। कुछ साल पहले तक हमारे नेपाल है, नेपाल एक कंट्री हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहां भी हेरिडिटरी किंग हुआ करता था। तो ये सारे को हम लोग क्या कह सकते हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों डेमोक्रेसी नहीं है, अगर हम लोग किंग की बात करें, किंगशिप या फिर मोनार्की की बात करें, राजशाही की बात करें, राजतंत्र की बात करें, वहां क्या था, वहां राजा के बेटे ही राजा बनते थे। यानी द पोजीशन ऑफ किंग या पोजीशन ऑफ रूलर वाज हेरिडिटरी, उसका वो हेरिडिटरी होता था, यानी वंश के साथ होता था। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी तो कहता है कि नहीं, हमारा वंश के साथ नहीं होगा, हम जनता खुद तय करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, हम अपने रूलर को खुद चूज करेंगे। तो यहां से हम लोग क्लियरली जो हमारे क्लियरली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है उनको यहां से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या फिर हमारे तानाशाह भी हैं, ये भी हो जाएंगे, ये भी हमारे डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हमने कर लिया, लेकिन क्या हमारा यही डिफिनेशन
काफी है क्या डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए? नहीं, बस यही डिफिनेशन हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लोग अब देखते हैं कि ये क्यों सही नहीं है। तो उसको क्यों सही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जानने पड़ेंगे, डेमोक्रेसी के और क्या क्या फीचर होते हैं, तब हम लोग क्लियरली और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। बस हेरिडिटरी या फिर डिक्टेटर ही नहीं नॉन डेमोक्रेटिक है, इसके साथ साथ और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होंगे। वो पढ़ने के लिए हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना होगा। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हमें पता चलेगा? हमारा ये सिंपल डेफिनेशन ही हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे देगा। कैसे दे देगा? तो देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रूलर। तीन वर्ड आते हैं, एक रूलर आ गया और इलेक्टेड, एक इलेक्शन आ गया और एक पीपल यानी जनता आ गई या लोग आ गए, या रूलर आ गया यानी शासक आ गया। तो कौन होंगे हमारे शासक? हु विल बी द रूलर? कौन हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे? उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। उससे हमारा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा। हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा, मेजर डिसीजन कौन लेगा, हमारे लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, उससे हमारा ये रूलर वाला पार्ट से हमारा एक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा। दूसरा किससे आ जाएगा? इलेक्शन। इलेक्शन कैसा होगा? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन? डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे? तो वो भी हम लोग यहीं से हम लोग को दूसरा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा। तीसरा कहां? पीपल। कौन जनता होगी? हु विल बी द पीपल टू इलेक्ट द रूलर? कैसी जनता? उनका क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए उस जनता के लिए? क्या सबको हम लोग वोटिंग राइट दे सकते हैं इक्वली या नहीं दे सकते हैं? तो यही तीनों से हमारा रूलर, इलेक्शन और पीपल, इन्हीं तीनों वर्ड से हमारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएंगे। तब आप लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस सी। हाँ, तो हमने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या देख लिया? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, यानी जो हमारे शासक होंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। अगर इसको हम लोग बिना सोचे समझे अगर इस डेफिनेशन को अपना लेते हैं तो हमें ये लगेगा कि हर एक सरकार या हर एक देश जहां पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो सब के सब डेमोक्रेटिक हैं। यानी यहां से हमें देखने इलेक्टेड, यानी जहां भी इलेक्शन करवाया जा रहा है वो हमारा डेमोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स इलेक्शन इज नॉट ए डेमोक्रेसी। सारी जगह या सारे गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन करवाते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान का केस समझते हैं। हमारा बगल में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसको समझ लेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो भी देश या जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है वो सारी की सारी डेमोक्रेटिक नहीं होती है। तो वो समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है पाकिस्तान का केस। पाकिस्तान में क्या हुआ? पहले तो डेमोक्रेसी चल रही थी, वहां लोकतंत्र चल रहा था, यानी वहां के जो रूलर्स थे वो रूलर्स मतलब वहां नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली हुआ करते थे। तो वहां पे डेमोक्रेटिकली यानी लोगों के द्वारा चुन के रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते थे और वही रिप्रेजेंटेटिव रूल करते थे। लेकिन 1999 में क्या हुआ? अक्टूबर 1990 में हमारे एक वहां के मिलिट्री जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ का शायद आपने न्यूज में नाम भी सुना होगा अभी। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप का मतलब तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब उन्होंने वहां की सरकार गिरा दी। किसके दम पे? गोली बंदूक के दम पे, अपने पावर के दम पे, मिलिट्री के दम पे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। कब? अक्टूबर 1999 में। और वहां की सरकार का तख्ता पलट करके वहां की सरकार को हटा करके अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसका मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करके अपने आप को खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन्होंने 2002 में क्या 2002 या 2002 में क्या किया? उन्होंने ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर से क्या किया? ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। क्या चेंजेस लाए? इसके हिसाब से यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बेसिस पे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो भी प्रेसिडेंट होगा वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। यानी
अब प्रेसिडेंट के पास पूरा का पूरा पावर आ गया कि किसी भी नेशनल असेंबली हो या फिर अरे कोई भी राज्य का या कोई प्रोविंस का असेंबली हो, वहां जो लोग चुन के गए हैं डेमोक्रेटिकली, उनको वो डिसमिस कर सकती है। तो इसका पावर अब संविधान के हिसाब से भी किसके पास आ गया? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट कौन है? परवेज मुशर्रफ। यानी क्या देख रहे हो आपको कि अब सारा का सारा पावर परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गया, जो कि जनता के द्वारा चुन के नहीं दिख गया हुआ है, बल्कि उन्होंने मेल प्रैक्टिस करके तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस सारी चीजों से हमें यह समझ में आ रहा है यहां अब फाइनल पावर किसके हाथ में हो रहा है? मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में आ गया। अगर वहां पे उन्होंने इलेक्शन तो करवाए, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली दोनों के लिए इलेक्शन करवाए, वहां लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के भी आए, लेकिन उनके पास अपना कोई पावर नहीं था। जो फाइनल डिसीजन था वो या तो मिलिट्री ऑफिसर, हाई मिलिट्री ऑफिसर लेंगे या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ खुद लेंगे। तो या ये मिलिट्री ऑफिसर हो या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ खुद हो, ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे, लोगों के द्वारा चुन के नहीं गए हुए थे, लेकिन डिसीजन यही ले रहे थे। तो क्या हम लोग इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुनाव, यहां तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो करवाए गए, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव भी चुन के गए, लेकिन उनके पास क्या पावर बचा? क्या उनके पास डिसीजन लेने का पावर बचा? क्या नहीं, उसके पास उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं बचा। फाइनल डिसीजन इनके पास था, मिलिट्री ऑफिसर और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। इसीलिए हम लोग इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो यहां से हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आता है। क्या फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएगा? कि जो जनता के द्वारा चुन के जाएंगे भैया, वही हमारे लिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा, उन्हीं के पास होगा। यानी जनता के द्वारा जो चुन के जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुन के जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, उनके पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इन अ डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यानी जनता के द्वारा जो चुन के जाएंगे, उनके हाथों में ही पावर होना चाहिए। किसका? फाइनल डिसीजन का, कि वो किस तरह देश को चलाना चाहते हैं, देश के लिए क्या पॉलिसी बनाना चाहते हैं, देश को कैसे गवर्न करना चाहते हैं। तो यहां से हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गया होगा। अब नो लेट्स मूव टू सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं जो कुछ ही पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। आप नोट्स यहां जाके डाउनलोड कर सकते हो edujiva.com के थ्रू। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? हाँ, तो हमने क्या देख लिया? हमने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देख लिया और पहला फीचर देख लिया। हमारा पहला फीचर क्या का? रूल बाय रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल। यानी जो जनता के द्वारा चुने गए रूलर होंगे वही रूल करेंगे। और क्या होना चाहिए? हमारा फाइनल डिसीजन शुड रेस्ट विद देम। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर भी उन्हीं के पास रहना चाहिए। अब देखिए कुछ केस में क्या होता है, हमारे इलेक्शन भी हुए, साथ में फाइनल डिसीजन पावर भी जो गवर्नमेंट चुन के गई है उनके हाथ में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो डेमोक्रेटिकली चुन के गई कि नहीं चुन के गई, वो हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब चुनाव का प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस क्या हमारा डेमोक्रेटिक था या नहीं था। तो लेट अस सी कि हमारे इलेक्शन का प्रोसेस डेमोक्रेटिक कैसे है या नहीं है। उसके लिए हम लोगों को चाइना जाना पड़ेगा। चाइना जाते हैं भैया। चाइना में क्या है? चाइना में क्या होते हैं? चाइना में हर एक 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट एवरी 5 years। हर एक 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। और उसके पार्लियामेंट को क्या कहता है हम लोग? क्वांगो रेनमिन डेबियाओ दहुई, कुछ इस टाइप का कहते हैं। क्वांगो रेनमिन डेबियाओ दहुई, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसके लिए 3000 से ज्यादा मेंबर चुने जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द पीपल, बाय द सिटीजन ऑफ चाइना चुने तो जाते हैं। साथ में कुछ हमारे मेंबर आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन तो हो रहा है, हर एक 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब डेमोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शन तो हो रहा है। फिर और जो इलेक्ट होके जाते हैं वही रूल भी करते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग पावर भी बनाते हैं। तो हम पहला फीचर भी हम लोग इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ इलेक्शन भी हुआ और साथ में जो चुन के गए उन्होंने ही रूल किया, उनके पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग
पावर है। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे या फिर खड़े होंगे हमारे नेशनल पीपल कांग्रेस के लिए, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना जरूरी है। इसका मतलब कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर का कोई अगर आदमी है तो उस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। अगर उसे इलेक्शन में खड़ा होना है तो ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो so we can say but all the candidates are either members of Chinese Communist Party or 8 smaller allies of party। या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वो मेंबर होना चाहिए या फिर इसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 8 एलाय हैं, 8 दोस्त पार्टी हैं, उनके साथ ही उनके ही मेंबर चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो यहां से आप लोग को देखने से लगेगा कि भाई हमें इलेक्शन भी करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, लेकिन क्या लोगों को प्रॉपर चॉइस मिल पा रहा है? क्या लोगों को सीरियस चॉइस मिल पा रहा है? क्या लोगों को वही कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी उसी को चुनना पड़ेगा, लोग उसी में इलेक्ट करना पड़ेगा? तो लोग, कोई भी आदमी अपने मन से वहां खड़ा नहीं हो सकता और लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं बच रहा है, कोई दूसरी पार्टी वहां है ही नहीं, कोई दूसरी पार्टी को वहां रिकॉग्निशन ही नहीं दिया गया है। इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास सीरियस चॉइस ही नहीं बच रहा है, उसे हमेशा उनको ही इलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज वन पार्टी गवर्नमेंट, एक ही पार्टी है, लोगों के पास दूसरा चॉइस ही नहीं है जो वो सेलेक्ट करेगी। तो क्या हम लोग इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? क्या नहीं, इसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। जब लोगों के पास प्रॉपर चॉइस होगा तभी तो वो चूज करेंगे कि भाई मुझे चुनना है या तुम्हें चुनना है या किसी और को चुनना है। जिसको पीपुल चूज करेगी, जिसपे पीपुल अच्छा करेगी, पीपुल जिस पे भरोसा करेगी उसे ही चुनेगी। लेकिन यहाँ उनके पास चॉइस ही नहीं, उन्हें एक को ही चुनना पड़ता है। तो वी कांट से दीज आर अ फेयर इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जो हमारे कंपटीटर हैं या फिर ऑपोजिशन है उनको कभी भी फेयर चांस नहीं मिला। ये तो हो गया आपका। दूसरा केस हमारा मैक्सिको का आता है। मैक्सिको में क्या है, वहां भी 1930 में उनको इंडिपेंडेंस मिला था, तब से अभी तक एवरी 6 ईयर वहां इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वहां की एक पार्टी है PRI, जिसको फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वही हमेशा जीतती आ रही है। मतलब 1930 से लेकर अभी तक एक ही पार्टी जीतती आ रही है और कोई पार्टी जीत ही नहीं रही है, वही सरकार बना रही है। अरे भैया ये कैसे? ये इसलिए ऐसा होता है कि रिगिंग और मैल प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये फ्रॉड करते हैं। कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं? पहला मीडिया क्या करती है, मीडिया कभी इसके अपोज में बोलती ही नहीं है, कभी इसका क्रिटिसाइज करती ही नहीं है। हमेशा अगर क्रिटिसाइज करती भी है तो अपोजिशन वालों का क्रिटिसाइज करती है, और अपोजिशन वालों के लिए कभी मीडिया वहां की खड़ी ही नहीं होती है, उनके बारे में उनकी वॉइस को आगे बढ़ाती ही नहीं है। तो लोगों के मन में तो एक ही पार्टी बैठ जाएगी ना, मीडिया कुछ उनको अटेंशन ही नहीं दे रहा है, तो लोगों के मन में एक ही पार्टी बच जाएगी, नहीं हमारा जो सरकार चल रहा है वही बेस्ट है, सरकार की कुछ गलतियां ही नहीं है, यही सरकार हमारी बेस्ट है। सरकार की खामियों को ही हमारा मीडिया छुपा लेता है। दिस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हमारा 4th पिलर है मीडिया, और वही हमारा बायस्ड है इसके प्रति, किसके प्रति? PRI के प्रति। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन को चांस ही नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या होते हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, वहां के जो स्टूडेंट पेरेंट है उनको फोर्स करते हैं कि नहीं आप PRI को ही वोट दो। यहाँ भी भाई ये क्या, कोई टीचर जो है फोर्स कर सकता है क्या? नहीं, टीचर को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने स्टूडेंट को या अपने उसके पेरेंट को कि आप इसी पार्टी को वोट दो। ये तो पूरी की पूरी फ्रॉड वाली चीज हो गई ना। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहां के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको भी इन PRI की मीटिंग्स में बैठना पड़ता है, बैठक में हिस्सा लेना पड़ता है, और उनको PRI के हर एक बात का फॉलो करना पड़ता है। तो यहां से भी जब गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां का इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो उन्हें अगर कभी इलेक्शन भी होता है तो ये उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल का पूरा साथ होता है, किसी दूसरे पार्टी को कोई साथ नहीं मिलता, किसी दूसरे पार्टी आगे ही नहीं बढ़ पाती है। तो इन सब चीजों से हम लोग क्या देख सकते हैं, फ्रीडम इज डिनाइड टू अपोजिशन। अपोजिशन को कोई फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है, अपोजिशन को कोई चॉइस ही नहीं मिल रहा है। जब अपोजिशन को चॉइस ही नहीं मिला तो क्या हम लोग इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं क्या? यहाँ भी लोग के पास एक हिसाब से सोचे तो लोग के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि लोग के दिमाग में भर दिया गया है कि PRI ही अच्छी है, PRI जो पार्टी है वही अच्छी है, बाकी कोई पार्टी अच्छी ही नहीं है। तो इसको भी हम लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं
कह सकते हैं। इन बोथ द एग्जांपल इलेक्शंस आर हेल्ड, दोनों में इलेक्शन, चाइना में भी इलेक्शन हो रहा है, मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहा है, बट वन कांट क्लेम दैट दे आर फ्री एंड फेयर, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिफाइन द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यहां से हम लोग डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैज ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, किसी तरह का रिगिंग, मेल प्रैक्टिस, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और सबको बराबर चांस हो जीतने का, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी लोग हो, सबको प्रॉपर चांस हो जीतने का, सबका इक्वल चांस हो जीतने का, और जो भी पार्टी पावर में बैठी हुई है उनको भी प्रॉपर चांस हो हारने का। तभी हम लोग कह सकते हैं कि दैट कंट्री और दैट गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये हमारा सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला पॉइंट क्या हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो पावर में है उसे जीतने हारने का भी एक चांस होना चाहिए। इसका मतलब इनको हारने का चांस होने का मतलब अलग दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, उनको जीतने का भी चांस मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये फीचर भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने अभी तक कहाँ क्या क्या देख लिया, पहला देखा रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो रूलर होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा क्या देखा, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो भी किनके पास होना चाहिए, रूलर इलेक्टेड बाय पीपल के पास होना चाहिए। तीसरा क्या देखा, इलेक्शन हमारा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इन तीनों के होने के बावजूद भी हमारा एक केस और आता है, यहाँ जो इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन करवाएगा तो चुन कौन रहा है, ये लोग, जनता चुन रही है। तो क्या हमें इस जनता में सबको इक्वल हक मिलना चाहिए क्या, या सबको इक्वल हक नहीं मिलना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि किसी आदमी को, जो पावरफुल आदमी है, जो पैसा वाला आदमी है, जो जिसके पास ज्यादा एजुकेशन है, उसको ज्यादा हम लोग वोट का वैल्यू दे दे और दूसरे को वोट का वैल्यू हम लोग कम दे दे? क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम लोग सऊदी अरब का केस देखते हैं। सऊदी अरब में क्या है, वुमेन यानी महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं है। तो यहाँ जब हम लोग एक सेक्शन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एक सेक्शन यानी हमारा वुमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ? क्या नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। दूसरा क्या, हमारा एस्टोनिया है, वहां क्या है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा है, वहां की जो रशियन माइनॉरिटी है, यानी रशिया के वहां पे लोग जो बस गए हैं और वहां की वो माइनॉरिटी में है, उनको राइट टू वोट मिलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मिलती है। वो सिटीजन होते हुए भी उनको राइट टू वोट नहीं मिल पा रही है। तीसरा हम कह सकते हैं फिजी का। फिजी का संविधान ऐसा बना दिया गया, वहां का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस हिसाब से किया गया है कि वहां के जो इंडिजीनियस फिजी है, इंडिजीनियस मतलब मूल निवासी, वहां के मूल जो फिजियन है, उनकी वोट की वैल्यू, वहां जो इंडियन फिजी है यानी इंडियन जो इंडिया से कभी जाके वहां बस गए होंगे और वहां के सिटीजन बन गए, वहां के नागरिक बन गए, उनकी वैल्यू कम हुआ है। किससे कम है? वहां के मूल निवासी से। अरे भाई, एक ही जगह के लोग हैं, एक ही में हमारे वहां सिटीजन है, एक ही नागरिक है, लेकिन एक की वैल्यू कम, एक की वोट की वैल्यू कम और एक की वोट की वैल्यू ज्यादा। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ये इक्वलिटी वाली कॉन्सेप्ट है क्या? सबको समानता मिल रही है क्या? नहीं, सबको समानता नहीं मिल रही है। तो इन तीनों केस को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, वो किस पे बेस्ड होता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी, उसका मूल मंत्र ही है पॉलिटिकल इक्वलिटी, मतलब सबको समानता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने इन केस में देखा, पहला में देखा सऊदी अरब में, वहां महिला को नहीं मिल रही तो समानता नहीं मिल रही है। एस्टोनिया में वहां की जो रशियन माइनॉरिटी है उसको नहीं मिल रही है, समानता नहीं मिल रही है। उसके बाद में फिजी में देखा, वहां के जो इंडियन फिजियन है, वहां के जो नागरिक तो ये भी है वहीं के सिटीजन है, लेकिन इनकी वोट की वैल्यू कम है, तो इनको इक्वलिटी मिल रही है क्या? समानता मिल रही है क्या? समानता नहीं मिल रही है। तो इसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। तो यहां से हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आता है। क्या कहता है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? ईच एडल्ट सिटीजन, जितने भी एडल्ट सिटीजन है, ये कहां से आता है? हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता। ये क्या कहता है हमारा? हमें ईच एडल्ट सिटीजन, जितने भी एडल्ट सिटीजन होंगे, वहां के वयस्क नागरिक होंगे, उनका एक वोट होगा, सबको एक एक वोट मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को तुम 2 वोट तुम दे सकते हो, कोई तुम 4 वोट दे सकते हो, ऐसा नहीं, सबको एक एक वोट ही मिलेगा। और
हर एक वोट का 1 वैल्यू होगा। ये नहीं होगा कि किसी आदमी के वोट का 4 वैल्यू है और किसी के वोट का 3 वैल्यू है, या किसी के वोट का 0 वैल्यू है या 1 वैल्यू है। सबके वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो क्या हो गया, ईच एडल्ट सिटीजन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव 1 वैल्यू। ये हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये हमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे भी सारी चीज हो रही है, यहाँ ये सारी चीजें हो रही है, फिर भी ये डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नो लेट्स मूव टू नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं। हाँ, तो लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर क्या कहता है। हमने जो 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखे, अगर उन 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी भी फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे इलेक्शन हो गए, हमारे रूलर चुने चले गए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो गया, सबको 1 वोट 1 वैल्यू भी मिल गया। लेकिन अब इलेक्शन हो गया है, सरकार चुनी चली गई है, सरकार का गठन हो चुका है और सरकार रूल कर रही है। अब सरकार रूल होने के बावजूद भी उन्हें कुछ चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। उसी पे आता है हमारा फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ध्यान रखना पड़ता है? दे हैव टू रूल विद इन सर्टेन लिमिट्स। कोई न कोई एक लिमिट होगा जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेट किया होगा, उसके द्वारा उसके अंदर ही उसे काम करना पड़ेगा और सिटीजन राइट को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये समझने के लिए हम लोग जिम्बाब्वे का केस देखते हैं कि जिम्बाब्वे में कैसा हुआ। जिम्बाब्वे में एक हमारे रॉबर्ट मुगाबे नाम के प्रेसिडेंट हैं, जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं। वो क्या है हमारे, ही इज रूलिंग देयर फॉर लास्ट 38 ईयर। वो लास्ट 38 ईयर्स से अभी तक रूल करते आ रहे हैं। कहाँ? जिम्बाब्वे में। वहां पे क्या हो रहा है, हमारे रूल तो करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से समय में ऐसा रूल किया है उन्होंने कि दैट इज अनडेमोक्रेटिक वे। अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग है, मतलब लोकतांत्रिक रूल नहीं है। कैसे वो लोकतांत्रिक रूल नहीं है? तो देखिए, और कभी कभी एबव द लॉ, कानून से ऊपर उठ के भी उन्होंने काम किया है। कैसे कैसे? उन्होंने बहुत बार संविधान को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और अपने पावर को यानी प्रेसिडेंट को और ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिया गया। और क्या किया उन्होंने? अपने आप को यानी प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बनाते चले गए। यानी जब प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है जनता के प्रति, तो वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? दूसरा उन्होंने क्या किया? टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। वहां की जो टेलीविजन है या फिर रेडियो है, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब लोगों के पास सही बातें नहीं जा रही है। सरकार जो चाहेगी वही बात जनता तक उनको पहुंचेगी। तो ये सारे चीजें तो हमारे क्या दिखने को मिल रहा है? अगर ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक है क्या कि वो प्रेसिडेंट जो चाहे वो अपने मन से कर सके, वो अकाउंटेबिलिटी उसकी कुछ बचे ही नहीं? ये क्या डेमोक्रेटिक है क्या? ये सारे चीजें कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। उन्होंने क्या किया, और कुछ कोर्ट के जो कुछ जजमेंट है उसको भी इग्नोर कर दिया। कोर्ट जो जुडिशरी होती है उसके भी कुछ जजमेंट को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को कानून से ऊपर करने की कोशिश कर दिया उन्होंने। देखिए, तो इसी से हमें आता है द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। इसका मतलब अगर वो जीत भी गया, इलेक्शन जीत भी गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीतने के बाद जो मन वो करे। उसके लिए भी सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं, कोई नियम कायदे कानून होते हैं जिसका फॉलो उन्हें करना पड़ेगा। और जो जनता की बेसिक राइट्स हैं, उनकी भी उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा? सबसे पहला हमारा क्या आ गया? बेसिक रूल्स, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे बेसिक रूल्स लिखे गए होंगे, इसका हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, जनता की कुछ ना कुछ एक बेसिक राइट्स होगी, जिसको हम लोग हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहते हैं। सारी सरकारें जो भी बनेगी उसको उस फंडामेंटल राइट्स की भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया। और साथ में एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी होना चाहिए कि किसके लिए? कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और नियम कानून अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ हमने क्या देखा
कि ये जिम्बाब्वे वाला डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वो सरकार बनने के बाद सारी चीजों को फॉलो करने के बाद, सारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करने के बावजूद, सरकार बनने के बाद वो डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर रही है, वो नियम कानून को फॉलो नहीं कर रही है। तो क्या हम लोग उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। तो यही हमारा लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। क्या हो गया? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के द्वारा जो भी लिमिट सेट की गई है, जो भी रूल नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर ही उसको काम करना है। और जो जनता या सिटीजन की जो भी राइट्स हैं, अधिकार है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये हमारा फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है। वो हम लोग दो बात तर्क के बारे में बात करेंगे, फॉर आर्गुमेंट एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट। कहीं भी डिबेट किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है, तो एक फॉर आर्गुमेंट किया जाता है और एक अगेंस्ट किया जाता है, मतलब पक्ष में और विपक्ष में। हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे, फिर आप खुद डिसाइड करके बताना कि डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। आप लोगों के खुद के ऊपर वो डिसीजन होगा कि डेमोक्रेसी सही है कि सही नहीं है। अभी हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। व्हाट इज द समरी ऑफ टुडेज क्लास? लेट अस सी। तो आज का हम लोग सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जो शासक होंगे, जो रूलर होंगे, जो हमारे ऊपर रूल करेंगे, वो जनता के द्वारा खुद चुने जाएंगे। फिर हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा। पहला फीचर क्या देखा? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, मतलब जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? जो भी रूलर हमारे द्वारा यानी जनता के द्वारा चुन के जाएंगे वही मेजर डिसीजन लेंगे, कोई और बाहरी आदमी मेजर डिसीजन लेने का हकदार नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा? इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इसका मतलब हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्यों फ्री एंड फेयर होना चाहिए? ताकि सबसे पहला जनता को एक फेयर चॉइस मिल सके और किसी जो हमारे करंट रूलर हैं वो चेंज हो सके, यानी जनता के पास एक चॉइस हो करंट रूलर को चेंज करने का। उसको हमने थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या देखा? दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, मतलब वहां जितने भी जनता है यानी जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, सबको बराबरी का हक होना चाहिए, सबको समानता का हक होना चाहिए अपना रूलर चुनने में। यहाँ हमने क्या देखा था? ईच पर्सन या ईच एडल्ट पर्सन शुड हैव वन वोट एंड वन वोट शुड हैव वन वैल्यू। ये वाला केस देखा हमने। फोर्थ क्या देखा? द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, मतलब अगर सरकार इन तीनों के द्वारा बन भी जाती है तो उसे कुछ सर्टेन रूल्स, कायदे कानून को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि संविधान के द्वारा सेटअप किया गया है, और सिटीजन यानी जनता की राइट को भी उन्हें रिस्पेक्ट करना होता है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्लियरली एक कोई कौन डेमोक्रेसी है, कौन डेमोक्रेसी नहीं है, कौन नॉन डेमोक्रेटिक है, उसके बीच में क्लियरली आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाओगे। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों। हम लोग उसमें दो चीज डिस्कस करेंगे, फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट, यानी पक्ष में बात करेंगे डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेसी के विपक्ष में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous क्वेश्चंस and CRT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।